चैप्टर 16 केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। चैप्टर आवाज़ नहीं चाहिए बिल्कुल है। चैप्टर 16 केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में हमारे कहाँ कहाँ केमिस्ट्री लगती है, कहाँ कहाँ पर हमारे इन्वॉल्व है दैनिक जीवन में केमिस्ट्री का यूज। तो अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें मेडिसिन की ज़रूरत है ट्रीटमेंट के लिए, तो वहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। हम जो खाना खा रहे हैं या मार्केट से हम कोई भी फूड प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, कोई भी बना हुआ रॉ फूड प्रोडक्ट नहीं, बना हुआ जैसे जैम्स ला रहे हैं, जेली ला रहे हैं, पिकल्स ला रहे हैं, कुछ भी ला रहे हैं, स्नैक्स ला रहे हैं, तो ये सब इनकी एक्सपायरी डेट कितनी रहती है? एक साल तक, 6 महीने तक। ऑयली प्रोडक्ट की जनरली 6 महीने रहती है, 6 महीने तक इनकी। तो आखिरकार इनमें कुछ ऐसा क्या अभी हम अपने घर में कोई स्नैक बना दें और रख दें, 8-10 दिन के बाद ख़राब हो जाना है उसे। तो उनमें ऐसा क्या डला हुआ है या फिर उनको कैसे प्रिजर्व किया गया है? तो आपके इस चैप्टर का पहला टॉपिक है मेडिसिन्स आर द वन टाइप ऑफ ड्रग्स। एक प्रकार की ड्रग्स ही होती है, लेकिन ड्रग्स को नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। जनरली ड्रग्स को माना जाता है कि वो पर्सन को हैबिचुअल बनाते हैं, एडिक्टिव बनाते हैं, उनके नर्वस सिस्टम को इतना कंट्रोल कर लेते हैं वो कि अगर ना लें तो उनको इरिटेशन होगा, एंजाइटी होगी, थकावट महसूस होगी, स्ट्रेस होगा, अनकॉन्शियसनेस होंगे वो, है ना। बहुत सारी सी चीज़ें हो सकती है, अंदर से कमजोरी फील हो सकती है, कई सारी हैबिचुअल। तो उनको इतना ज़्यादा वो हैबिचुअल बना देती है कि उनके बिना फिर या तो बहुत विल पावर से निकले या फिर मेडिसिन की सहायता से निकले। तो उन ड्रग्स को मेडिसिन कंसीडर नहीं किया जा सकता। ऐसे ही ड्रग्स जिनका यूज थेरेपी के लिए किया जाता है, क्योर करने के लिए किया जाता है, प्रिवेंट करने के लिए आता है, इन लो कंसंट्रेशन, इन लो मॉलिक्यूलर मास, उन्हीं ड्रग्स को हम क्या कहते हैं? मेडिसिन। तो ये तो पक्का हो गई कि सभी मेडिसिन ड्रग्स से ही आई हैं। ड्रग्स एक बहुत बड़ा एरिया है, ये बहुत बड़ा एरिया है ड्रग्स। और उस ड्रग में से वो कुछ केमिकल जो लो मॉलिक्यूलर मास में, लो कंसंट्रेशन में क्योर करें, प्रिवेंट करें, रिलीफ पहुंचाए, लो कंसर्न, और एडिक्शन को इंड्यूज ना करे, हमें उसका आदी ना बनाए। तो ऐसे केमिकल जो लो कंसंट्रेशन में, लो मॉलिक्यूलर मास में हमें क्योर, हमें डिसीजेस को हमारी दूर कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, उससे हमें रिलीफ पहुंचाते हैं, हमें जो भी है उन रोगों से बचाते हैं, प्रिवेंट। जैसे वैक्सीन हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट करती है, वो भी एक प्रकार का केमिकल है, एक प्रकार की मेडिसिन है, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। जो हमारे जो रोग है, जिन वायरस के द्वारा हमें वो रोग हो रहा है, उस वायरस से लड़ने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी बना देती हैं, वो इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देती है। तो वो भी एक प्रकार के ड्रग्स हैं, लेकिन हैबिचुअल नहीं बनाती हमें। अब कुछ ड्रग्स ऐसी है, मजबूरी है कि उनको वो हैबिचुअल बनाती है, लेकिन फिर भी उनको रखा गया, क्योंकि उनका इलाज, जैसे एक डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन अगर हम बोल दें तो क्या है आपकी, अगर हम डिप्रेशन को आपको साधारण मानव की भाषा में समझाएं तो हाइपर टेंशन, हाइपर स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की अति सीमा हो जाए, टेंशन की अति सीमा हो जाए बहुत ज़्यादा, तो व्यक्ति को क्या होता है, वर्क लोड के कारण उदासी सी आ जाती है, कुछ अच्छा ही लगता, तो वो एक डिप्रेशन का फॉर्म है। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका आउटसाइड रीजन। इसका केमिकल रीजन क्या होता है? नॉरड्रेनालाइन एक केमिकल होता है हमारे न्यूरोलॉजी में। अगर उसका सिग्नल सही तरीके से ट्रांसमिट नहीं होता है तो वो आपके माइंड की सोचने की क्षमता को कम करता है। और इसका आप विश्वास माने, केमिकल्स का डिप्रेशन में बहुत बड़ा रोल है। अगर कोई डिप्रेस है तो उसको ऐसा लगेगा उस समय कि हम ठीक नहीं हो सकते, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल पहले से ज़्यादा अच्छा और पहले से ज़्यादा ठीक हो सकता है, पर वो उस समय बस उस पॉइंट टाइम पे बस उसको ऐसा फील होगा कि अरे कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, बहुत ही ख़राब टाइप का लगेगा। और वो उस हार्मोन के लो सिग्नल के कारण ही होता है। नॉरड्रेनालाइन नाम का एक हार्मोन होता है, उसके लो सिग्नल, और उसके सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन आती है। अच्छा, डिप्रेशन में आदमी जितना ज़्यादा कोशिश करेगा, जितनी ज़्यादा अंदर से कोशिश करेगा, दो चीज़ें हो सकती हैं, वो और फंसता जाए उसमें या और निकल जाए।
क्योंकि आप फिर जितना आदमी कोशिश करेगा उसको उतने समय वैसे अच्छा लगेगा जितने समय वो कोशिश कर रहा है। फिर नहीं, केमिकल्स विल पावर का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है और परिवार का भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता है क्योंकि हमारे फैमिली में 1-2 लोगों को ऐसा हुआ है, तो परिवार में, तो वो कैसे निकले वो हमें पता है। फरीदाबाद में एक भाई है तो उसके साथ तो निकलना बड़ा, और वो पहले से बहुत अच्छा है। तो पूरा जो हमने इसको फील किया, ये होता क्या है, एक चक्रव्यूह है जिसमें वो फंस जाता है। उससे निकलने का एक सिंपल सा तरीका है, मेडिकल इलाज तो चाहिए ही चाहिए। बिना मेडिकल इलाज के आप कितनी भी कोशिश कर लो नहीं, लेकिन मेडिकल इलाज मिल जाए, उसकी विल पावर अच्छी है तो बड़ी आसानी से, तो इसका केमिकल रीजन है वो हर कोई बड़ी आसानी से निकल सकता है। और हम इसलिए कहते हैं कि बढ़िया खुल के रहो तो कभी नहीं होता। बहुत अपने देश में ज़्यादातर अब कह रहे हैं कि अभी यह होने लगा, नहीं तो पहले ये नहीं होता था, कुछ सालों से होने लगा, ठीक है ना। अच्छी बात एक हम ये कहते हैं आपकी बेंच में कम से कम एक किताब जरूर ऐसी होनी चाहिए जिसमें अच्छी बातें लिखी हो, आपको ज़िंदगी में कभी डिप्रेशन नहीं होगा, ध्यान रखें। एक छोटी सी किताब या आपके खुद के विचार हमारे पास है, हम जो भी आपको पता है हमारे पास एक किताब है जिसमें अच्छे थॉट लिखे हुए हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं, तो विचारों का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। चलिए हम लौट के केमिस्ट्री में आते हैं। तो जो लो मॉलिक्यूलर मास और लो कंसंट्रेशन में कोई ड्रग्स अगर आपके प्रिवेंट करती है, क्योर करती है, रिलीफ पहुंचाती है और विदाउट एनी एडिक्शन, तो उनको हम कह देंगे मेडिसिन। लेकिन कुछ ड्रग्स को मेडिसिन कंसीडर किया गया है और वो एडिक्शन भी प्रोड्यूस करती है, लेकिन उनको बहुत ऐसे केसेस में दिया जाता है जब कुछ नहीं, अब बिल्कुल तुरंत रिलीफ चाहिए उसे। मान लो कोई बहुत वायलेंट हो गया, बहुत हिंसात्मक हो गया, कई होते हैं जो साइको होते हैं, अब उनके लिए ऐसे केमिकल काम नहीं करेंगे जो उनको तो तुरंत लगे और विदिन आपके 10-15 सेकंड वर्क करना है, या तो नींद आ जाए, तो वो एडिक्टिव करते हैं आपके, जैसे स्लीपिंग पिल्स हो गई, ये एडिक्शन को प्रोड्यूस करती हैं आपके। आप इनको जब तक अगर आपको इनकी आदत पड़ गई तो कभी के बिना फिर नींद ना आए, फिर इनकी जरूरत पड़ जाएगी। तो ये कुछ होते हैं जिनको ड्रग्स कंसीडर किया, मेडिसिन कंसीडर किया गया और उनके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, लेकिन उस समय वो रिलीफ पहुंचाती तो किया गया है। तो हम पहले जो केमिस्ट्री एंड डेली लाइफ में जो हमारा फर्स्ट पोर्शन है वो ड्रग्स का ही है, मेडिसिन का है। तो एक पंचलाइन तो आज ही से याद कर लो, जितनी भी मेडिसिन बोलोगे आप ये तो सब में लिखना है। द केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड, रिड्यूज फीवर तो एंटीपायरेटिक, रिड्यूज पेन तो एनाल्जेसिक, रिड्यूज स्ट्रेस ट्रैंक्विलाइजर्स, रिड्यूज एलर्जी तो एंटीहिस्टामिन, रिड्यूज एसिडिटी तो एंटासिड। ये तो सब में बिल्कुल एक वर्ड से आपको पूरी डेफिनेशन खत्म हो जानी है आपकी। और फिर कम से कम हर एक के 2 एग्जाम्पल, 2 मेडिसिन याद होनी ही चाहिए। आप देखोगे जब आप इसको इससे ऐसा क्वेश्चन आएगा जिससे आप अधिक से अधिक 3 मिनट में पूरे 5 नंबर ले आओगे और धड़ाक से 5 नंबर मिलेंगे। इसमें आपको बता दें बड़ा सिंपल तरीके से आता है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, बड़ा सिंपल सरल सा चैप्टर है। तो इसमें सेकेंड जो इसमें पार्ट हम देखो, क्योंकि अभी आप बायोमोलिक्यूल से पढ़ के आए हो तो ये चैप्टर इतना उससे डिस्कनेक्टेड नहीं है, तो आपको ज़्यादा फील नहीं होगा, आप बहुत जल्दी इससे कनेक्ट कर जाओगे। तो इसे हम आपको चैप्टर से पहले कनेक्ट कर रहे हैं, फिर आ रहे हैं इसमें। इस चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट है वो है आपका प्रिजर्वेटिव। व्हाट आर प्रिजर्वेटिव? द केमिकल सब्सटेंसेज विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट फूड मटेरियल टू गेट स्पॉइल, टू गेट फर्मेंट, टू गेट डिस्ट्रॉय, गेट एसिडिफाइड। हमारे जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको सड़ने से जो केमिकल बचाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रिजर्वेटिव्स। हम एक साधारण पानी ले उसको बंद कर दें, 10 दिन 15 दिन के बाद वो बहुत तेज़ी से ख़राब हो जाएगा, बदबू मारने लगेगा आपका। बहता हुआ पानी कभी ख़राब नहीं होता है, उसके कई सारे रीजन हम बताएंगे बाद में आपको, ठीक है। तो जो बिस्लेरी की बोतल में पानी आ रहा या जो कोल्ड ड्रिंक्स में वाटर आ रहा, उसमें तो एक्सपायरी डेट लिखी हुई है 6 मंथ, 6 मंथ, कुछ तो उसमें होगा जो इसको स्पॉइल होने से बचा रहा है, क्या है वो, ठीक है ना। तो हम आपको बता दें तो कोल्ड ड्रिंक्स में तो वो होता है कार्बोनिक एसिड, CO2 डिजॉल्व की जाती है उसमें। CO2 गैस स्वाद के लिए डिजॉल्व नहीं की जाती है उसमें, ध्यान रखिए। अंडर हाई प्रेशर आप लोग जब सेक करते हो तो बबल्स निकलते हैं ना, वो कोई देखने के लिए नहीं निकाली जाती है, वो मजबूरी है, वो डालनी पड़ेगी उसमें। CO2 जैसे ही इनमें मिलाई जाती है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में, सभी कोल्ड ड्रिंक्स में यही मिलाई जाती है, तो ये बनाती है कार्बोनिक एसिड, H2CC। और ये एक बहुत ही वीक एसिड है। आप लोगों को जैसे कई लोग कहते हैं कि हमें कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए, उसका कारण ही यही होता है कि एसिडिक होता है। अच्छा तो लगेगा, आपका पेट भी, डाइजेशन में भी फ़ायदा करेगा, लेकिन एसिडिक नेचर की होती है तो नुकसान भी पहुंचा सकती है ना। आप चाहो तो आप देख सकते हो
किसी कोई बहुत ही गंदा फर्श है, टाइल्स है, वो साफ़ नहीं हो रहा, आप उसमें कोल्ड ड्रिंक्स डालो वो साफ़ हो जाएगा, है ना। तो ये एसिडिक नेचर की होती है ना। जो हमारे टॉयलेट क्लीनर आते हैं वो भी तो क्या होते हैं, एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं हमारे, लेकिन ये वीक एसिड है। तो ये प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, कोई भी वायरस बैक्टीरिया कुछ जर्म नहीं आ सकते उसमें, इसके कारण प्रिजर्वेटिव्स आपको डेली लाइफ से कनेक्ट करते हैं। पिकल्स मान लें, हम जो घर में अचार बनाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जो अचार ऊपर रह जाता है, जो ऑयल में डिप नहीं होता, उसमें वाइट कलर की फफूंद सी लग जाती है, घुन सी लग जाती है, तो वहाँ ऑयल कैसा था, प्रिजर्वेटिव था वो। सॉल्ट इज ऑल्सो अ प्रिजर्वेटिव, सॉल्ट भी एक प्रिजर्वेटिव है, शुगर इज ऑल्सो अ प्रिजर्वेटिव। ये होम प्रिजर्वेटिव्स कहलाते हैं आपके। जनरली जो आपके प्रोडक्ट आते हैं उसमें जो प्रिजर्वेटिव आता है वो आता है सोडियम बेंजोएट, ये सबसे अच्छा प्रिजर्वेटिव है, सोडियम बेंजोएट। पिकल्स हो गए, जैम्स हो गए, जेली हो गए, आपके सबसे ज़्यादा यही प्रिजर्वेटिव। इसका कारण ये है कि ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता, इसलिए साइड इफेक्ट। हिप्यूरिक नाम का एसिड बनता है इससे, वो हिप्यूरिक एसिड यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से निकल जाता है, इसलिए ये प्रिजर्वेटिव्स आपका ख़राब नहीं होता है, ये ठीक ठाक अच्छा प्रिजर्वेटिव्स माना है। तो सेकेंड आपको प्रिजर्वेटिव्स पढ़ाने में जो प्रोटेक्ट करे फूड को टू गेट स्पॉइल, वो हमारे कहलाते हैं प्रिजर्वेटिव। थर्ड आपको इस चैप्टर में पढ़ना है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट नहीं, सुक्रोज नहीं, ग्लूकोज नहीं, फ्रक्टोज नहीं, गैलेक्टोज नहीं, माल्टोज नहीं, लैक्टोज नहीं, दे आर द नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट। ये नेचर से प्राप्त हुए, जो केमिकल से बनाए जाए, मैन मेड हो, जिनको सिंथेसिस किया जाए, उनको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। क्यों जरूरत पड़ गई जब शक्कर से काम चल रहा था, तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट लाने की जरूरत क्या पड़ गई, क्या कारण था कि आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। तो देखो सबसे ज़्यादा ये दो लोगों के बनाए गए हैं, एक तो पर्सन विच आर डायबिटिक, द पेशेंट विच आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, ऐसे पेशेंट जो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं। अब डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर वो शुगर खाएंगे तो वो वहीं जम जानी, वो डाइजेस्ट नहीं होनी है, तो शुगर का लेवल बॉडी में बढ़ता जाएगा, तो वो टॉक्सिक, शुगर टॉक्सिक अगर हमारी बॉडी में स्टोर हो जाए, इसलिए लोग कहते हैं कि शुगर को अवॉइड करो, गुड़ की चाय पियो। शुगर टॉक्सिक है, लेकिन हमारे लिए इसलिए टॉक्सिक नहीं क्योंकि पैंक्रियाज ग्लैंड से इंसुलिन नाम का हार्मोन निकल रहा है जो शुगर को, और कोई हार्मोन डाइजेस्ट नहीं कर पाता हमारी शुगर को, सिर्फ इंसुलिन ही डाइजेस्ट करो, तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं जिसके पैंक्रियाज ग्लैंड खराब हो जाती है, ठीक है ना। तो अब इनकी क्या जरूरत पड़ गई हमें, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, सुक्रोज से काम चल रहा था, ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, इतनी अच्छी शुगर थी, काम चल रहा था। इसकी इसलिए ज़रूरत पड़ गई कि ये स्वीट तो है टेस्ट में, स्वाद में तो मीठे हैं जैसे कि हमारी नेचुरल शुगर्स होती हैं, लेकिन ये बॉडी में स्टोर नहीं होती, सबसे बड़ी खास बात है। और जब बॉडी में स्टोर नहीं होती तो इनको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये यूरिन की धुरी आपके एक्सक्रीटेड पूरी की, ये आप जैसे खाओगे डिजॉल्व होके यूरिन के थ्रू पूरी की पूरी बाहर निकल जाती है। वैसा आपकी जीभ को संतुष्टि मिल जाएगी, मीठा पीना है। अब होते हैं कुछ भैया डायबिटीज हो गई लेकिन फिर भी रसगुल्ला खानी है अरे बात कुछ होते, अब क्या करें, डायबिटीज हो गई आयुषी, फिर भी रसगुल्ला खानी है, तो मैं थोड़ी है, तो हम तो बता रहे जिनको हो गई, है ना। और हमें तुम्हें एक चीज़ बताएं, जिसको खाने को नहीं मिलता उसको और लगता, खा ले एक आध और खा ले, है ना। की जीभ में पानी आ गया रसगुल्ला से, 2-3 लोगों को। चलो ठीक है, एक आध दिन फिर रसगुल्ला पार्टी होगी, जिस दिन हमारी जॉब लग जाएगी उस दिन हो सकता है कि तुम लोग जब तक 12वीं पास करके निकल जाओ, बुलाएंगे तुम लोगों को। तो ये हमारी बॉडी में स्टोर्ड नहीं होते, सबसे बड़ी खास बात है। तो जो टूथ डिके, जो दांतों के डिके बहुत ज़्यादा जो शक्कर खाते हैं ना, वो इंटरनली, यहाँ से नहीं इंटरनली उसके टीथ कमज़ोर हो जाते हैं। फॉस्फेट को डिजॉल्व करती है शुगर, आपके जो टीथ बने हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट के बने हुए हैं। तो ये इसको तो जिसके दांत टूटे हैं या जिनके भी कीड़ा लगता है तो उसका एक इंटरनल केमिकल है, उसको बोलते हैं टीथ डिके, टीथ का डिके हो जाना, टूट जाना। तो सबसे ज़्यादा ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो डायबिटिक है और जो टीथ डिके से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उसके लिए आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। और हम आपको बता दें एक बहुत खतरनाक आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, दैट इज एलिटेम। इसको छूने से भी लोग डरते हैं। इसका रीज़न ये है कि ये बहुत ज़्यादा मीठी है, 2000 टाइम्स देन नेचुरल शुगर।
मतलब अगर आप इसकी एक बूंद भी डालोगे, एक टुकड़ा भी इसका अगर आप डालोगे तो कहो वो आपकी बहुत मीठी हो जाए, आप पी ना पाओ। तो इसकी स्वीटनिंग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो इस सब आज से अगर कोई पूछ ले सबसे मीठी आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट कौन है, तो वो एलिटेम है। और सबसे मीठी नेचुरल शुगर पूछ ले तो कौन है, फ्रैक्टोज। 2 बार बता चुके हैं हम ये। हनी में देखना पड़ेगा, यही होंगे आपके। कौन सी है, केमिकल तो है, बनाया क्या कर, अब है वो तो है। अब बहुत सारे, मान लो कि हमें बहुत सारा प्रोडक्ट बनाना है, नॉलेज अभी लिखवा देंगे बेटा उसको, नर्वस सिस्टम से, न्यूरॉन से। मान लो हमें 5,000 लोगों का या 10,000 लोगों को खाना बनाना, हम ऐसे ही अपने मन से समझा रहे हैं, तो बोरा भर भर के शक्कर ले जाने से अच्छे डिबिया में ले जाओ। देखना पड़ेगा ऐसे इसका लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आपकी पहली हेडिंग है, डालिए। देखो हमने आपको इसकी कहानी सुनाई थोड़ी सी, इसके बाद इसमें एक चीज़ और पढ़नी है आपको, सोप एंड डिटर्जेंट। ये भी आपके इसी चैप्टर का पार्ट है, बहुत आते हैं, पूछे जाते हैं। सोप एंड डिटर्जेंट यानी को क्या बोलते हैं, क्लींसिंग एजेंट। सोप एंड डिटर्जेंट कॉल्ड क्लींसिंग एजेंट, ठीक है। और क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप हम शायद आपको पहले पढ़ा चुके हैं, किस चैप्टर में, ठीक है, फिर से पढ़ा देंगे कहोगे तो। डालिए हेडिंग, ड्रग्स एंड करके लिख दे रहे, और नहीं लिख रहे, ठीक है। ड्रग्स एंड मेडिसिन, हालांकि ड्रग्स एंड मेडिसिन, ड्रग्स एंड मेडिसिन, केमिकल substances used for the treatment chemical substances used for the treatment to cure and prevention from diseases in low concentration called medicines. Chemical substances used for the treatment to cure and prevention from diseases in low concentration called drugs. तो अब हम अगले 2-3 दिन ड्रग्स पढ़ने वाले हैं। तो आप एक चीज़ तो अपने दिमाग में रट लो, सबकी डेफिनेशन की पंचलाइन हम बता देते हैं। द केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट टू क्योर टू प्रिवेंट, ध्यान रखिएगा ये पंचलाइन है। अब वैसे आपको आंग का एक शब्द पकड़ना है और ख़त्म उसकी डेफिनेशन। मान लीजिए वो एनाल्जेसिक है तो पेन किलर होगी, वो एंटीपायरेटिक है तो वो एंटी फीवर होगी, रिड्यूस करिए। वो एंटी हिस्टामीन है तो वो एंटी एलर्जिक है, ये याद। वो एंटी फर्टिलिटी है तो बर्थ को कंट्रोल करती है। हर एक प्रकार की ड्रग्स पढ़ेंगे हम। तो द केमिकल सब्सटेंसेज यूज फॉर द ट्रीटमेंट क्योर एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिसीजेज लो कंसंट्रेशन में कॉल्ड आपकी मेडिसिन। अच्छा देखो, सभी मेडिसिन तो ड्रग्स हैं लेकिन सभी ड्रग्स मेडिसिन नहीं है। हो सकता है ये आपसे पूछ ले, तो एक चीज़ और लिख लेते हैं कि जो मेडिसिन है उनका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए इनका। तो मेडिसिन्स जो होती हैं उनके जो मॉलिक्यूलर मासेस होते हैं, मॉलिक्यूलर मासेस जो रखे जाते हैं वो लो रखे जाते हैं। मॉलिक्यूलर मास इनके होने चाहिए लो, वो होने चाहिए 1000 तो अराउंड 500 या कहीं कहीं आपका 1000 भी लिखा आ सकता है।
यूनिफाइड मास, 1000 to 500 और 1000 यूनिफाइड मास, इतने मास। यूनिफाइड मास जानते हो ना, 1/12 मास ऑफ पार्ट ऑफ 1 कार्बन 12 क्या कहलाता है हमारा, यूनिफाइड मास, या इसी को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। जो कार्बन 12 का 1/12 होता है उसको बोलते हैं हम यूनिफाइड मास, है ना। तो इनके जो मॉलिक्यूलर मासेस होते हैं वो कहलाते हैं लो। एक चीज़ और बता देते हैं हम आपको, ड्रग्स और मेडिसिन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। हालांकि इस यहाँ तक कुछ आना नहीं है, लेकिन चैप्टर से कनेक्ट करने के लिए हम बता रहे हैं। ड्रग्स एंड मेडिसिन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, ये एडिक्शन को इंड्यूस करती हैं, इंड्यूज एडिक्शन, जनरल बात कर रहे हैं हम, है ना। और जब मेडिसिन है ये आपकी नॉट एडिक्टिव होती है, नॉट एडिक्टिव या डू नॉट इंड्यूज एडिक्शन ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, डू नॉट इंड्यूज एडिक्शन। लेकिन हमारी इस बात से आपकी बुक कम सहमत है, ठीक है, जो आपकी स्टेट लेवल की बुक से, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे तो हम आपका फिर बेस्ट नोट्स बनवा ही रहे हैं, क्योंकि उसमें आपके कई जगह लिखा होगा ऑल ड्रग्स आर मेडिसिन, ऑल मेडिसिन आर ड्रग्स, ठीक है। तो ये जनरली लिखा है हमने, ध्यान देखिए ये स्टेटमेंट जनरली, क्योंकि कुछ मेडिसिन भी हैं जो एडिक्शन को इंड्यूस करती हैं, तो ये हमने जनरली स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। एडिक्शन मतलब मेक हैबिचुअल, हैबिचुअल बना देती है उसका आदि। जैसे हम आपको छोटा सा एग्जांपल दे देते ना, जैसे कई लोगों को चाय पीने की हैबिट लग जाती है ना, और जैसे कि कुछ लोगों को स्मोक करने की हैबिट लग जाती है ना। चलिए तो हेडिंग बनाइए, वेरियस मेडिसिन। अब देखो आपके एग्जाम में चाहे ड्रग्स नाम से क्वेश्चन आ जाए चाहे मेडिसिन, उससे दिक्कत नहीं, बड़ी हेडिंग बनाइए, अगले 2-3 दिन चलनी है। वेरियस मेडिसिन एंड देयर फंक्शंस, वेरियस मेडिसिन एंड देयर फंक्शंस, वेरियस मेडिसिन्स एंड देयर फंक्शंस। कई सारी मेडिसिन्स पढ़नी है हमें और उनके फंक्शंस पढ़ने हैं। वेरियस मेडिसिन्स एंड देयर फंक्शंस, वेरियस मेडिसिन्स एंड देयर फंक्शन। अच्छा, डिसीज का मतलब क्या होता है हम आपको पहले कई बार बता चुके हैं, जो हमें ईज में ना रहने दे। ईज मतलब सुख, आसानी, सरलता, कंफर्टेबल जोन, जो ईज में ना रहने दे वो हमारी कहलाती है डिसीज। तो इससे इसका जन्म हुआ है, इन 2 शब्दों से मिलकर बना डिस ईज, तो इसको बोलते हैं डिसीज। जो हमें कंफर्ट जोन में ना रहने दे, उससे बाहर ला दे, तो उनको बोलते हैं डिसीज। ये प्रीफिक्स लगा हुआ है इसमें डिसीज के, ठीक है। तो फर्स्ट डिसीज है आपकी, पहली डिसीज है आपकी, तो पहली डिसीज है आपकी, पहली डिसीज नहीं, पहली मेडिसिन है, वेरियस मेडिसिन एंड देयर फंक्शन। तो पहली लिखिए एंटी पायरेटिक्स, एंटी पायरेटिक्स। ड्रग्स लिख दे रहे हैं चाहे मेडिसिन, हम आपको डिफरेंस बता चुके हैं, तो अब उस पर नहीं हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सभी मेडिसिन क्या हैं और सभी ड्रग्स नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स या मेडिसिन। अब आपको बस यहाँ से एक शब्द पकड़ना है और एक खत्म। फायर से पकड़ना है, फायर, फायर से टेम्परेचर, और टेम्परेचर से क्या पकड़ लोगे, फीवर को। तो द केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फीवर, that is reduce body temperature और lowering the body temperature called antipyretic drugs। तो ऐसी केमिकल सब्सटेंस जिसका यूज किया जाता है फीवर के ट्रीटमेंट के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीपायरेटिक ड्रग्स। सबसे कॉमन एंटीपायरेटिक ड्रग्स जानते हो,
पूरे विश्व की सबसे जानी मानी ड्रग्स है पैरासीटामोल, और ये फीवर से बहुत तेज रिलीफ पहुंचाती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वो भी है, खतरनाक भी है, लीवर के लिए टॉक्सिक है। बहुत अधिक क्वांटिटी, खाली पेट तो लेने नहीं चाहिए कभी भी। पैरासीटामोल और एस्पिरिन को कभी भी खाली पेट नहीं लेनी चाहिए, अल्सर क्रिएट कर सकती है आपके स्टोमक में, छाले पड़ सकते हैं, डॉक्टर अवॉइड करते हैं। बहुत ही तेज ड्रग्स होती है ना, बहुत तेज़ी से पसीना लाएगी और बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस करेगी। ठीक है, तो लिखिए इसमें एंटीपायरेटिक ड्रग्स में लिखिए द केमिकल सब्सटेंसेस, द केमिकल सब्सटेंसेस the chemical substances which are used in the treatment of fever, आप ब्रैकेट में लिख लीजिए reduce body temperature, ब्रैकेट में इसलिए रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर। द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फीवर आर कॉल्ड एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स। इच करके लिखना है तो लिखा तो एंटीपायरेटिक ड्रग, आर करके लिखना तो एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स, कॉल्ड एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स। हो जाएगा याद? एक ही चीज़ वैसे याद करनी है, किसके लिए? फीवर। अब हमने याद भी किया फायर से फायर, फायर से बॉडी टेम्परेचर। एक चीज़ और हम लिखवा देते हैं, दो अभी आप एंटीपायरेटिक, जिसको एंटीपायरेटिक बन गई उससे एनाल्जेसिक भी बन गई। एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन किलर, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा एंटीपायरेटिक एक प्रकार की एनाल्जेसिक भी होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो हमारी एंटीपायरेटिक्स होती है, कई बार दोस्त जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, अगर आपको बॉडी का पेन हो रहा है तो एंटीपायरेटिक दे देते हैं। तो हमारी जो एंटीपायरेटिक ड्रग्स होती है एक प्रकार की पेन किलर भी होती हैं, और बहुत सारी पेन किलर ऐसी हैं जो एंटीपायरेटिक, जैसे एस्पिरिन एक जानी मानी पेन किलर है आपकी, लेकिन वो एंटीपायरेटिक की तरह भी यूज की जाती हैं। तो आप दोनों, अभी हम एनाल्जेसिक लिखवाएंगे तब भी लिखवाएंगे, तो हमें लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ द एंटीपायरेटिक्स आर ऑल्सो एक्ट एज एनाल्जेसिक ड्रग्स, वहाँ उल्टा करके लिखवा देंगे मोस्ट ऑफ द एनाल्जेसिक ड्रग्स आर ऑल्सो यूज्ड एज एंटीपायरेटिक ड्रग्स। तो लिखिए इसमें, लिखिए मोस्ट ऑफ द एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स are also have, देख के लिखिएगा, गलत ना करना, एक्शन। मोस्ट ऑफ द एंटीपायरेटिक ड्रग्स और ऑल्सो हैव एनाल्जेसिक एक्शन, है ना। आप लिख सकते हो एनाल्जेसिक एक्शन का मतलब है पेन किलर, मजा आएगा। अब आप तो इतना भी लिख दोगे ना कॉपी एग्जाम में, रिड्यूस फीवर, तो भी सब, पर अगर आपने एक पेज का चिट्ठा लिख दिया और एग्जाम्पल नहीं लिखा तो नंबर नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल मस्ट याद करने, आपको बता रहे हैं ऐसे, आपको इसी साल मिल जाए, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट टू एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल लिख दो 5 ड्रग्स के और ये टॉपिक खत्म हो जाता है। तो आपको एग्जाम्पल बड़े अच्छे से याद करते हैं, हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल लिख देते हैं, तो आप लोग उनमें से जो आपके मन का हो याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं,
एग्जाम्पल्स में जैसे हम अगर लिख दें तो पैरासीटामोल, पैरासीटामोल, ठीक है ना, एक नेम ऑफ केमिकल है, इट इज नॉट अ ब्रांड नेम, इट इज अ केमिकल नेम, है ना। पैरासीटामोल, एस्पिरिन, एस्पिरिन, फिनेसिटिन, फिनेसिटिन, इबुप्रोफेन, इबुप्रोफेन, दो पर्याप्त, दो तो होनी चाहिए यार, ठीक है। इबुप्रोफेन, नेप्रोक्जिन, नेप्रोक्जिन एटसेट्रा। पैरासीटामोल, एस्पिरिन, फिनेसिटिन, इबुप्रोफेन, नेप्रोक्जिन। ज़्यादातर ड्रग्स प्लांट ही से मिलते हैं। हाँ, किससे? प्लांट से। तो बेटा सोर्स क्या है, अर्थ पे क्या सोर्स है जहाँ से कोई चीज़ आएगी? नहीं मतलब कुछ मतलब बॉडी वगैरह से नहीं होते, होती ही ना, डेड बॉडी वगैरह। डेड बॉडी से नहीं बनती है। जो आपकी जनरली जो एंटीबॉडी होती है ना, वो पर्टिकुलर डिसीज को किल करने के लिए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से, जैसे कई सारी जो एंटीबॉडी हैं वो किससे बनी गई हैं, या तो बैक्टीरिया से या फिर वायरस से। जो एंटीडोट होता है, जो जहर, पॉइजन को कहते हैं, जहर को जहर से मारते हैं, तो पॉइजन के लिए स्नेक का जहर लिया जाता है आपका ना, कई सारे बनते हैं, एंटीडोट बनते हैं और एंटीबायोटिक्स बनते हैं। वो ड्रग जैसे होता है। नहीं, ड्रग्स थोड़ी है वो, ऐसा मेडिसिन है, लेकिन वो अगर ऐसे ही ले लोगे तो नुकसान कर जाएंगी। वो तभी दी जाती है जब आपके शरीर में पहले से कोई पॉइजन हो, तो उस पॉइजन को किल करने के लिए दी जाती है। तो देखिए, पैरासीटामोल, एस्पिरिन, फिनेसिटिन, इबुप्रोफेन, नेप्रोक्जिन एटसेट्रा, इनमें से कोई भी आप 2-3 याद कर सकते हो, लेकिन होनी चाहिए, और आपका एंटीपायरेटिक पूरा तैयार हो गया अच्छे से आपको। अभी ये ड्रग्स फिर से आएंगी, फिर से रिपीट होने वाली है। अभी हम वो पढ़ाएंगे आपको एनाल्जेसिक, अभी पढ़ा रहे हैं उसको, और आज पढ़ाएंगे फिर छोड़ेंगे, तो उसमें भी आएंगी। अब इसमें से देखो हम 1-2 की स्ट्रक्चर आपको बता देते हैं, आगे भी हम बहुत सारी स्ट्रक्चर बनाएंगे, लेकिन स्ट्रक्चर का कोई रोल नहीं है। आप स्ट्रक्चर, हाँ इसकी जरूर याद कर लेना, पैरासीटामोल की और एस्पिरिन की, क्योंकि ये थोड़ा हो सकता है इसकी पूछ ले। बाकी किसी स्ट्रक्चर की कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी भी टॉपिक में, है ना, हम बना देंगे लेकिन जरूरत नहीं है। तो देखिए हम पैरासीटामोल है ना, केमिकल एसिटामाइडोफिनॉल, 4-एसिटामाइडोफिनॉल, या फिर पैरा 4-एसिटामाइडोफिनॉल, 4-एसिटामाइडोफिनॉल, 4-एसिटामाइडोफिनॉल। कैसे लिखा हमने 4-एसिटामाइडोफिनॉल? बताओ, CH3CONH2, ये किसका फॉर्मूला है? एसिटामाइड। ये किसका फॉर्मूला है? एसिटामाइड। तो 4 पे क्या लगा होगा आपका? एसिटामाइड, और ये क्या है पूरा, बाकी बचा हुआ क्या है? फिनॉल। तो इसका नाम होता है 4-एसिटामाइडोफिनॉल, 4-एसिटामाइडोफिनॉल। देखें अब इसको, CO2 4 to 7 atm प्रेशर और 130 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। कहाँ आके लिंक होगी ये CO? यहाँ पर। जब ये यहाँ आके लिंक होगी तो यहाँ का H कहाँ जाएगा? यहाँ पर जाएगा, और इस CO के साथ क्या चिपक जाएगा? Na। तो क्या बनेगा, चेक करिए, ये बनेगा यहाँ पर आपका OH, और यहाँ क्या बन जाएगा? COO, Na बन जाएगा, COO और Na, और यहाँ का H यहाँ। ये है आपका सोडियम सैलिसिलेट। इसकी रिएक्शन डाइल्यूट HCl से करा दो तो क्या बन जाएगा? सैलिसिलिक एसिड। जे बन गया आपका सैलिसिलिक एसिड। और अब इस सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन करा दूँ आप एसिटिक एनहाइड्राइड से, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, O और O, तो ये निकल गया CH3COOH, और यही बन जाएगी हमारी, चेक करो, O आपकी CH3COOH, CH3COO और AH। अब यहाँ से बचा O और यहाँ से क्या बचा? C डबल बॉन्ड O, CH3 तो है। पैरासीटामोल एक और बना लीजिए, फिनेसिटिन का भी फॉर्मूला बना लीजिए। फिनेसिटिन का आप चाहो तो याद रखो, ना रखो तो ना रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये होने चाहिए आपको याद, ठीक है।
इसी में बना देते हैं हम फिनिसिटिन का। H की जगह C2H5 लगा दीजिए तो ये होती है फिनिसिटिन। H की जगह C2H5 लगा दीजिए तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फिनिसिटिन। इज द फॉर्मूला ऑफ फिनिसिटिन। यह फॉर्मूला है फिनिसिटिन का। इसमें से आप फिनिसिटिन का स्ट्रक्चर ना भी याद करें तो चल जाएगा, लेकिन पैरासीटामोल और एस्पिरिन का याद कर लेना। लिखवा दे एक और। सेकेंड डालिए, एनाल्जेसिक ड्रग्स और मेडिसिन्स। एनाल्जेसिक ड्रग्स और मेडिसिन्स। एनाल्जेसिक ड्रग्स और मेडिसिन्स, इनके लिए आपको सबसे पहले याद रखना है एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है, पेन किलर। ये बात ध्यान रखना है आपको। एनाल्जेसिक्स ड्रग्स और मेडिसिन्स, डेफिनेशन लिख दोगे इसके आप लोग, क्या वो लिखोगे? चलिए देख